नमस्कार दोस्तों, मैं जेनेक्स एजुकेशन पे लालजी कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और अभी जो हम लोग देख रहे थे इकोनॉमिक्स का सीरीज़ हमारे टीम की तरफ से चलाया जा रहा है इकोनॉमिक्स का, उसमें हम लोगों ने अभी देखा था अर्थव्यवस्था के प्रकार, इकोनॉमिक्स का जो इतिहास रहा है थोड़ा बहुत उसको समझने का कोशिश किए। और उसके बाद हम लोगों ने गरीबी के बारे में बात की थी। और उसके बाद आज का जो हम लोग का चैप्टर है वो अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है और उसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसा कि हमारे टीम के द्वारा ये कोशिश किया जा रहा है कि बेहतर से बेहतर किया जाए, तो आप लोग भी अपने तरफ से सहयोग दिया कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाए रखिए। और अभी जो हम लोग अब शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की, बेरोजगारी। ठीक है, तो जो भी देख रहे होंगे, एक तो कॉमन चीज़ है कि सब लोग लगभग बेरोजगार होंगे तभी देख रहे होंगे। और दूसरा चीज़ कि बेरोजगारी पढ़ के रोजगार की इच्छा रखते हैं कि चलो इससे कुछ पूछेगा तो बताएंगे ही बताएंगे। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि बेरोजगारी है क्या। तो दो तीन टेक्निकल चीज़ें हैं। सबसे पहले कि एक कार्यशील जनसंख्या होता है, कि कोई भी आयु समूह को कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। तो हमारे देश में या एक वर्ल्ड में स्टैंडर्ड जो है 15 से 59 वर्ष के व्यक्तियों को कार्यशील आयु समूह कहा गया है। तो इस उम्र का कोई भी व्यक्ति जो योग्यता रखता हो और इच्छा रखता हो कार्य करने की, और अगर उसे कार्य नहीं मिलता है तो उसे हम लोग बेरोजगार व्यक्ति कहते हैं। साधु को, भिखारी को या अन्य व्यक्ति जो कार्य नहीं करना चाहते हैं उसको हम लोग इसमें शामिल नहीं करते। वैसे व्यक्तियों को बेरोजगार नहीं माना जा सकता है जिनके अंदर काम करने की इच्छा ही नहीं हो। बेरोजगारी जो है आज भारत सहित पूरे विश्व की समस्या है। एक तरफ जहां जनसंख्या और साक्षरता बढ़ रहा है, तो दूसरे तरफ जो है भारत सहित पूरे विश्व में जो है बेरोजगारी एक विकराल सामाजिक समस्या बनकर उभरी है, जो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। बेरोजगारी जो है एक समाज के लिए, एक परिवार के लिए, एक व्यक्ति के लिए काफ़ी बुरा होता है, क्योंकि उससे व्यक्ति के जो है हित प्रभावित होते हैं और कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है मानसिक जो है रूप से विघटित होता है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं उसका सारा कुप्रभाव उसके और उसके परिवार पे पड़ता है। तो यहाँ हम लोग समझेंगे कि बेरोजगारी का जो है, वैसे तो हर कोई बेरोजगारी समझ ही रहे होंगे क्या है, नॉर्मल एक परिभाषा, लेकिन ऐसे कौन से चीज़ है कि बेरोजगारी से अगर क्वेश्चन आए तो हम कम से कम उस एक क्वेश्चन के वजह से बेरोजगार नहीं रह जाए बल्कि रोजगार मिले। तो उस चीज को समझने के लिए अच्छे से हम लोग बेरोजगारी के जो है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां से प्रश्नों की संभावना बनती है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे ताकि बेहतर ढंग से ज़्यादा मतलब कि एक प्रश्न को हल कर सके अर्थव्यवस्था के खंड का। तो बेरोजगारी हम दो क्षेत्र रखते हैं शुरू में क्लासिफिकेशन में, शहरी बेरोजगारी और ग्रामीण बेरोजगारी। ठीक है, तो एक है कि शहरों की बेरोजगारी कैसी होती है, गांव की बेरोजगारी कैसी होती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र में दो तरह की बेरोजगारी मुख्य रूप से पाई जाती है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है वो है प्रच्छन्न बेरोजगारी, अदृश्य या अदृश्य बेरोजगारी। ठीक है, ये एक बेरोजगारी का पहला प्रकार है जो गांव में पाई जाती है। तो आप सोचिए कि प्रच्छन्न बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी, आपका ये प्रकार जो है सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला प्रश्न ये उठता है कि प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी क्या होता है। तो आप मानिए कि ये कोई खेत है, फील्ड है, कोई भी कार्य हो रहा है, इसमें 50 लोग लगे हुए हैं। ठीक है, 50 लोग कार्य कर रहे हैं, इसमें से अगर 10 लोगों को निकाल भी दिया जाए तो इस काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, काम अनवरत चलता रहेगा और ये लोग रहे नहीं रहे इससे काम के गति, काम करने का दर या काम पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। और ये जो 10 लोग होते हैं तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। तो सबसे पहले प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है वो होता है कि
जो काम में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हों एवं जिनके रहने या नहीं रहने से कार्य पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो उसको हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत रखते हैं। यह सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। तो एक क्वेश्चन यहां से आ गया, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। दूसरा जो है कि ये 10 लोग जब हटेंगे तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी में जो अतिरिक्त लोग लगे हुए होते हैं उनकी सीमांत उत्पादकता क्या होती है, तो उनकी सीमांत उत्पादकता 0 होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, लोग कंफ्यूज होते हैं। तो इनकी सीमांत, अतिरिक्त लगे लोग की सीमांत उत्पादकता 0 होती है। तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा कि प्रच्छन्न बेरोजगारी, अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी में अतिरिक्त लगे लोगों की सीमांत उत्पादकता 0 होती है। उसके बाद हम लोग मौसमी बेरोजगारी पे आते हैं। मौसमी बेरोजगारी, जैसा कि अगर आप लोग गांव का अनुभव होगा, गांव से होंगे, तो आप देखते होंगे कि जब धान की रोपाई होती है, गेहूं की रोपाई होती है, अन्य फलों सब्जी का कटाई, रोपाई या फिर ये सब कार्य होते हैं, तो एकाएक गांव में काम बढ़ जाता है, कृषि क्षेत्र में काम बढ़ जाता है। और उसके बाद जैसे कि गन्ना का सीजन है तो गन्ना पेराई होगा, उसके बाद जिस तरह का सब्जी वाला खेत हो गया या धान हो गया, ये हो गया, तो सीजनली काम यहाँ घटते बढ़ते रहता है। तो जब सीजन रहता है तो काम काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और जब वही सीजन खत्म हो जाता है तो ये काम घट जाता है। तो इसी दौरान लोगों को कुछ महीने रोजगार मिलता है, कुछ दिन रोजगार मिलता है, कुछ समय नहीं मिलता है, कुछ समय मिलता है। तो ये जो स्थिति होती है उसको हम लोग मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत रखते हैं, कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। तो यहाँ ग्रामीण बेरोजगारी के अंतर्गत प्रच्छन्न अदृश्य बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी को रखते हैं। और यहाँ जो है शहरी बेरोजगारी पे अब हम लोग देखते हैं 2 तरह के बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी और औद्योगिक बेरोजगारी। तो स्वाभाविक बात है कि शहरी क्षेत्रों में जो गांव के लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पलायन करते हैं, ताकि शहरों क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। जैसा कि कोविड काल में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, उड़ीसा, खासकर पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जो लोग थे, खासकर श्रमिक जिनको यहाँ काम नहीं मिलता था, वो पश्चिमोत्तर भारत जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन सब क्षेत्रों में कार्य करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे क्या है कि काम करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि काम की कमी के कारण कुछ लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। तो उस क्षेत्र में, जो औद्योगिक क्षेत्र में बेरोजगार व्यक्ति होते हैं, जिनके अंदर रोजगार की इच्छा होती है, तो उसे हम लोग औद्योगिक बेरोजगार कहते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि शिक्षित बेरोजगारी, खासकर हमारे शिक्षा प्रणाली का ये एक शुरू से दोष रहा है कि हम लोग व्यावसायिक शिक्षा की तरफ नहीं गए हैं। इसीलिए देखिएगा कि खासकर उच्च शिक्षा प्राप्त हुए व्यक्ति भी बेरोजगार होते हैं, क्योंकि उनको अपने योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता और वो हमेशा काम की तलाश में रहते हैं। शिक्षा का स्तर शहरों में ज़्यादा होता है, तो शहर में ज़्यादा होने से जो है शिक्षित व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं बेरोजगार होता है, और शहर में शिक्षित व्यक्ति रोजगार की तलाश में भी जाता है। तो उसी के दौरान हम देखते हैं कि शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। वैसे व्यक्ति जो शिक्षित हैं और रोजगार करना चाहते पर उनको रोजगार नहीं मिलता है, तो उसे हम लोग शिक्षित बेरोजगारी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग दोनों चीजों को मानते हैं। ठीक है, यहाँ देख लिए शहरी बेरोजगारी में औद्योगिक, शिक्षित, और ग्रामीण में प्रच्छन्न अदृश्य या मौसमी बेरोजगारी को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बेरोजगारी का एक और प्रकार होता है संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, एक तरह से ढांचागत पिछड़ापन। जैसे आप लोग देखते होंगे कि देश के वे भाग जो ढांचागत सुविधाओं में पिछड़े पड़े हुए हैं, उनमें जो है बेरोजगारी की समस्या ज़्यादा है। मतलब कि वहाँ अच्छे बंदरगाहों का विकास नहीं हुआ, सड़क का विकास नहीं हुआ, रेलवे का, पुल का, या फिर कहिए बिजली का, इस तरह के विकास नहीं हुए हैं और उसका प्रयास किया जा रहा है। तो जहाँ पे इस तरह का संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल, कि मतलब वो क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, वो विकास नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग संरचनात्मक बेरोजगारी के अंतर्गत रखते हैं। कि वो क्षेत्र जो है संरचनात्मक विकास नहीं हुआ है, तो वो काफ़ी बेरोजगारी वहाँ पाई जाती है, और इसको हम लोग संरचनात्मक बेरोजगारी के अंतर्गत रखते हैं। ये मुख्यतः जो है
विकासशील देशों एवं अल्प विकसित जो देशों में है उनमें पाया जाता है। भारत के भी कई क्षेत्रों में जो है संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है, जहां पर कि ढांचागत सुविधाओं का विकास नहीं हुआ है, तो सरकार इसके लिए प्रयासरत है। घर्षणात्मक बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ जो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट या घर्षणात्मक बेरोजगारी को समझने के लिए हमें अपना एक बार आप सोचिए कि 20 साल पहले क्या टेक्नोलॉजी चल रहा था, आज क्या टेक्नोलॉजी चल रहा है। 20 साल पहले एक टीवी पे 20 लोग बैठ के देखते थे, आज एक मोबाइल में लोग टीवी या जो भी मनचाहा चीज़ देखते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, इन सब चीज़ों का विकास हो गया है। तो वही जो पुरानी चीज़ें थी, पुरानी प्रौद्योगिकियाँ थी, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई है या खत्म होने के कगार पे है। तो उस दौरान जो लोग ये टीवी रिपेयर, रेडियो रिपेयर या अन्य सुविधाओं का जो रिपेयर करते थे या इसी तरह के रिलेटेड अन्य कार्य करते थे जो कि उस टाइम प्रचलन में थे लेकिन आज प्रचलन में नहीं है, तो उनको अपडेट होने के लिए जो काम सीखते हैं या जिस तरह का वो तकनीकी प्रशिक्षण हासिल करते हैं, इस दौरान उन्हें कोई काम नहीं मिलता, तो उसको हम लोग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में रखते हैं। ऐसी बेरोजगारी जो है विकसित देशों में पाई जाती है कि जहाँ तकनीकी बदलाव के कारण लोग कुछ समय के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं, तो उसको हम लोग घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। उसके बाद आता है चक्रीय बेरोजगारी। तो हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में बहुत सारा ऐसा दौर आता है जब मांग बहुत ज़्यादा होता है, वस्तु का उत्पादन ज़्यादा किए जाने के लिए और ज़्यादा लोग चाहिए। ये क्या होता है कि ये तब होता है जब अर्थव्यवस्था में बूम की स्थिति हो, मांग ज़्यादा हो, सप्लाई बनाए रखने के लिए एवं लाभ कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नियोजित किया जाता है। और वहीं जब मंदी हो और वहाँ पे क्या है कि मंदी के समय में सप्लाई कम हो जाता है और उस दौरान जो है बहुत से लोगों को बेरोजगार होना पड़ता है क्योंकि कंपनी उनको नहीं रखती है। और वो जो है मंदी के दौर में काम से, जैसा कि कोविड में देख रहे हो, बहुत से लोग अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हुए कि मतलब वो बेरोजगार हो गए। तो ये क्या होता है कि एक टाइम होता है कि कभी मंदी, स्फीति, ये सब चीज़ें हैं, तो जब ये चरम पे होता है तो कहीं ना कहीं जो रोजगार है वो गिरता है और इसी का प्रभाव कम होता है, तो इसको हम लोग रोजगार को बढ़ना कहते हैं। तो ये जो है एक साइकिल के रूप में चलते रहता है, तो इसीलिए हम लोग इसको साइक्लिक या चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। तो हम बोलेंगे कि मंदी के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होता है, जो या कि बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होती है, उसको हम लोग चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं कि एक और बेरोजगारी का जो प्रकार होता है ऐच्छिक, कि हमको काम ही नहीं करना है, और एक होता है अनैच्छिक, हमको काम करना है लेकिन नहीं मिल रहा है। तो कुछ लोग होते हैं जिनको काम भी नहीं करना है और काम भी नहीं मिल रहा है, तो उसको हम लोग बेरोजगार नहीं कहेंगे, बल्कि वो अपने हिसाब से अपने सुविधा के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण उनको काम नहीं मिल रहा है, तो उनको कहेंगे कि इच्छा के कारण वो बेरोजगार हैं। ठीक है, वॉलंटियरी अनएम्प्लॉयमेंट और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की मेरे अंदर काम करने की इच्छा है लेकिन हमको काम नहीं मिल रहा है, तो ये हो गया अनैच्छिक। उसके बाद अगर आपको जितना काम आप करना चाहते हैं उतना काम आपको नहीं मिल रहा है, तो उसको हम लोग अल्प रोजगार कहते हैं। वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दृश्य अल्प रोजगार, एक होता है अदृश्य अल्प रोजगार। यहाँ मानिए आपको कि 8 घंटे का एक पीरियड होता है जिसमें रोजगार दिया जाता है, तो होता है कि हाँ आप 8 घंटे काम करें, लेकिन यहाँ आपको 4 घंटा ही काम करने दिया जा रहा है, उसी दौरान उसी के अराउंड पेमेंट भी किया जा रहा है। तो क्या है कि आप लोगों को दिख रहा है कि आप 4 घंटे ही काम कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को दिख रहा है कि आप 4 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन जो है 4 घंटे से ज़्यादा आपको काम नहीं मिल रहा है, तो ये हो गया दृश्य अल्प रोजगार। लेकिन क्या है कि अदृश्य अल्प रोजगार में आप 8 घंटे काम तो कर रहे हैं लेकिन आपको पेमेंट 4 घंटा 5 घंटा का ही मिल रहा है, तो लोग को तो लगेगा कि हाँ भाई आपको भी पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन है क्या कि आपको पेमेंट कम दिया जा रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं अदृश्य अल्प रोजगार, अदृश्य अल्प रोजगार। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद आते हैं खुली बेरोजगारी, तो योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं ओपन बेरोजगारी या खुली बेरोजगारी। जैसा कि हम लोग अभी अखबारों में पढ़ते हैं कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए इतने इंजीनियर, इतने MBBS, मतलब कि उस तरह के लोग जो कि उस कार्य के लिए
योग्यता 8वीं पास है, लेकिन ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी वाले, मतलब इस तरह के लोग भी अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका योग्यता वो नहीं है, लेकिन बेरोजगारी का ऐसा स्तर है कि जिसके कारण आपको वो कार्य करना पड़ रहा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं खुली बेरोजगारी। तो यहाँ हम लोगों ने बेरोजगारी के प्रकार में ग्रामीण बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी, ग्रामीण में प्रच्छन्न, अदृश्य और मौसमी, शहरी में औद्योगिक और शिक्षित, ठीक है। उसके बाद संरचनात्मक, घर्षणात्मक, चक्रीय, ऐच्छिक, अनैच्छिक, अल्प रोजगार, दृश्य रोजगार या अदृश्य रोजगार और खुली बेरोजगारी के संदर्भ में अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हैं। इस संदर्भ में अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई सहायता हो या नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम आगे फिर से प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बेहतर ढंग से और समझाया जाए, और जो भी चीज़ें ज़रूरी होगी वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा सके। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बेरोजगारी का मापन जो है कैसे किया जाता है। आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अभी टेक्निकल फॉल्ट के कारण बोर्ड पे वो हम लोगों का रिकॉर्डिंग हुआ था तो आवाज़ नहीं आ पाया, जिसके कारण दोबारा से रिकॉर्डिंग पर करना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ ये है, आप लोग समझिएगा, मैनेज करिएगा, ठीक है। अभी हम लोग जो भारत में बेरोजगारी का माप किया जाता है वो किन स्तरों पर किया जाता है उसका हम लोग देखेंगे। तो 3 स्तरों पे, सामान्य बेरोजगारी, चालू बेरोजगारी और चालू दैनिक स्थिति पर जो है हम लोग इसका देखते हैं। तो सामान्य स्थिति, यूजुअल स्टेट ऐसा है कि किसी एक वर्ष में अगर 183 दिन का रोजगार किसी व्यक्ति को मिलता है तो उसको हम लोग सामान्य बेरोजगार, सामान्य स्थिति कहते हैं। चलो नॉर्मल चीज़ें हैं, अगर इससे कम मिलता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि सामान्य रूप से ये बेरोजगारी के स्थिति में आता है, और इतना मिलता है तो बोलते हैं सामान्य रूप से है, सामान्य स्थिति है, ठीक है। उससे कम मिलेगा तो बेरोजगारी बोलेंगे। चालू साप्ताहिक स्थिति, करेंट वीकली स्टेटस, जो है सप्ताह में अगर 1 घंटे का भी कार्य किसी व्यक्ति को मिल जाता है तो उसको बेरोजगार नहीं माना जाएगा, और उसको हम लोग कहेंगे कि बेरोजगार नहीं है। इस स्थिति को चालू साप्ताहिक स्थिति कहते हैं। ये थोड़ा कंट्राडिक्टरी है, 1 सप्ताह में 1 घंटा काम करके कौन खुद को बेरोजगार नहीं कहेगा, ठीक है। उसके बाद चालू दैनिक स्थिति, करेंट डेली स्टेटस में 1 दिन में 1 घंटे का भी कार्य मिलता है, अगर नहीं मिले तो बेरोजगार, और अगर मिल गया तो उसको सामान्य स्थिति कहेंगे कि चलो 1 घंटे का कार्य मिला है, ठीक है। तो इन 3 स्तरों पे, इसमें एक बार क्या हुआ था कि IAS 1994 में क्वेश्चन पूछा था कि भारत में बेरोजगारी की माप किस स्थिति में नहीं की जाती है, तो इसमें लिख दिया था चालू मासिक स्थिति, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि मासिक स्थिति पर भारत में बेरोजगारी की माप नहीं की जाती है, और इसी प्रश्न को 1994 वाला को MPPCS जो है वो 1997 में पूछा था। तो कभी आपके पास भी आ सकता है ये क्वेश्चन, तो इसलिए इसको याद रखिएगा कि सामान्य स्थिति में, साप्ताहिक और दैनिक 3 स्थितियों में इसका मापन किया जाता है। उसके बाद ऐसा कौन सा स्टैंडर्ड वर्ष है या दिवस है जिसको माना जाएगा यहाँ बेरोजगारी नहीं है, तो किसी वर्ष में अगर किसी व्यक्ति को 273 दिन 8 घंटे का कार्य मिलता है तो उसको माना जाएगा कि वो व्यक्ति बेरोजगार नहीं है, और इसे मानक वर्ष माना जाता है, और इतना रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्ति को पूर्ण रोजगार में माना जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा CMIE के डाटे पर गौर करते हैं जो जून 2022 में दिया गया है, ठीक है। CMIE जो है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, मतलब इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में अपना जो है डाटा ये जारी करता है। तो इसने सबसे पहले भारत में बेरोजगारी की दर 7.8% बताया है। तो वर्तमान में अगर कभी पूछ दे कि CMIE के आंकड़े के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर कितनी है, तो 7.8% के आसपास है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी है वो हरियाणा में, राजस्थान में, और अपना बिहार तीसरे नंबर पर है। तो इस सीरीज को याद रखिएगा, हरियाणा, राजस्थान और बिहार। और वहीं सबसे कम जो बेरोजगारी दर है वो छत्तीसगढ़, MP और गुजरात में है। छत्तीसगढ़, MP और गुजरात में है। तो ये पूरा डाटा आप लोगों के पास है। और एक चीज़ कि बेरोजगारी के संदर्भ में जो आंकड़े जुटाए जाते हैं
वो NSSO के लिए द्वारा, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा, और यही संस्थान जो है गरीबी के आंकड़े को भी जुटाता है। तो अभी तक हम लोग गरीबी और बेरोजगारी के संदर्भ में बात किए हैं। अगला जो है हम लोगों के टीम के द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है कि जैसे गरीबी बेरोजगारी सहित जितनी भी योजनाएं हैं, अगर आप एक बार सोचिए कि जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जो गरीबी के लिए थे, सामाजिक के लिए थे, आर्थिक के लिए थे, अन्य चीज़ों के लिए थे। तो उन सारी योजनाओं का समावेश कैसे एक साथ किया जाए, तो इसी सब के लिए हम लोगों के द्वारा एक प्लान किया गया है कि शॉर्ट वीडियो फॉर्म में 3 से 4 मिनट का वीडियो बनाएंगे और उसमें एक तो योजना को समझाते जाएंगे और उसकी बारीकियों को बताते हुए जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस संदर्भ में हम बात करेंगे, और इसी संदर्भ में हमारा प्रयास रहेगा और जल्द ही इस वीडियो के साथ हम आएंगे। और इसके अलावा जो अगला चैप्टर हम लोग GDP GNP ये सब चीज़ों का पढ़ेंगे। और एक चीज़ आप लोगों से है कि आपको अगर इस दौरान कुछ प्रश्न पूछता है, कुछ अच्छी बातें, कुछ कमी या जो भी दिखे, आप हम लोगों को कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जिसके कारण हम लोग और ज़्यादा आप लोगों के लिए यूजफुल कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा आप लोग इसी तरह से चैनल को प्यार और जो है लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम लोगों को और ज़्यादा बल मिले कि हम और अच्छा काम करें और एनर्जी से हम काम करने की कोशिश करें। और इसी के साथ आज जय हिंद।